हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखने वाले हैं सेट नंबर 8। इस सीरीज की पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि मैथ फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट बैच है। अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो वह बैच आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। बोला है निम्नलिखित त्रिक में कौन सा एक त्रिभुज के भुजाओं का माप हो सकता है। यानी यहाँ जो ट्रिपलेट दे रखा है इसमें से त्रिभुज के भुजाओं का माप क्या हो सकता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज तभी फॉर्म होता है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से छोटा हो और अंतर तीसरा से बड़ा हो। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज का 3 साइड ए बी सी है, ठीक है, 3 साइड क्या है, ए बी सी है, तो हमेशा क्या होगा कि कोई दो साइड को अगर जोड़ते हैं ना, ए बी सी में से अगर ए और बी को जोड़िएगा तो यह हमेशा क्या होगा, यह हमेशा सी से बड़ा होगा। और अगर हम ए और सी को जोड़ेंगे तो यह किससे बड़ा होगा, यह आपका बी से बड़ा होगा। और अगर हम बी और सी को जोड़ेंगे तो यह किससे बड़ा हो जाएगा, यह आपका ए से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है। तो आप देखिए कि क्या यह त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो पहले दो भुजाओं का योग देखिए तीसरा से बड़ा है, नहीं है। यहाँ देखिए इन दोनों का योग तीसरा से बड़ा है, नहीं है। इसमें देख लीजिए इन दोनों भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा है, नहीं है। तो 3 विकल्प आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें देख लीजिए किन्हीं दो भुजा को जोड़ के देखिए, 5 7 12 तीसरा से बड़ा हो गया, 7 4 11 इससे बड़ा हो गया, 4 5 9 इससे बड़ा हो गया। यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरा से बड़ा होगा। और जब किसी दो का अंतर निकालिएगा तो तीसरा से क्या होगा, छोटा होगा। कोई दो का अंतर निकाल लीजिए, जैसे यहाँ देख लीजिए 5 और 7 का अंतर कितना का, 2 का, तीसरा से छोटा हो गया। 7 4 में अंतर कितना का, 3 का, इससे छोटा हो गया। 5 4 में अंतर कितना का, 1 का, इससे छोटा हो गया। मतलब किन्हीं दो भुजा को जोड़िएगा तो तीसरा से बड़ा हो जाएगा, और कोई दो का अंतर निकालिएगा तो जो बचा हुआ तीसरा साइड होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका बन गया विकल्प डी। आगे देख लीजिए यहाँ पे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस वाले पार्ट को देखिए, यह वाला पार्ट क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ लंब हो रहा है। तो यह साइड 6 है और यहां से यहां तक सोचिए कि 19, और यह वाला अगर माप 12 दे रखा है तो यह माप कितना हो जाएगा, 7। तो समकोण त्रिभुज का देखिए लंब पता है, आधार पता है। आधार कितना है आपका, आधार 6 है, लंब कितना है, 7 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो आधार 6 हो गया और लंब आपका कितना हो गया, 7। 6 7 42/2 कितना होगा, 42/2 यानी कि 21। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 हो गया। बाकी देख लीजिए यह तो आपका आयत है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ देखिए यहाँ पे चौड़ाई 6 है और लंबाई 19 है, तो 19 गुना 6 यानी कि 114 आपका आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का 114 और यह आपका 21, यानी कुल आकृति का क्षेत्रफल 114 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 135। यह तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यह पूरा 19 है और यह 6 है, 114। और यह आपका समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुने लंब गुने आधार। कर्ण का यूज हम लोग नहीं करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में, दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधा आपका होता है। तो यह हो गया आपका इसका क्षेत्रफल, यह इसका क्षेत्रफल, दोनों का योग पूछा है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात आप समझिएगा बहुत ही ध्यान से, अगर हम बात करते हैं किसी भी समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज होता कौन है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाओं का माप बराबर हो लेकिन कोण बराबर ना हो। ठीक है, कोण अगर मान लीजिए बराबर यानी 90 90 हो गया तब तो वह आपका वर्ग हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा बराबर, जैसे यह भुजा अगर ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, सब भुजा का माप क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ कितना दिया है, जिसके भुजाओं का माप 13, यानी प्रत्येक भुजा का माप 13। आप कोई भी साइड ले लीजिए, सबका सब क्या होगा, सबका सब आपका 13। इसके अलावा देख लीजिए क्या होता है, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण वह एक दूसरे को काटता है 90 डिग्री पर। जैसे मान लीजिए कि इसका विकर्ण इस पॉइंट पे काटा, तो जहां पे काटा वहां 90 डिग्री का कोण, चाहे आप इस तरफ से देख लीजिए या इधर देख लीजिए, यहाँ भी कितना डिग्री कोण, 90, यहाँ भी कितना 90, यहाँ भी कितना 90। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करता है। यानी यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में दिया है एक विकर्ण 24। अब 2 विकर्ण है,
इस समचतुर्भुज का दो विकर्ण आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम अगर हम दे दिए ABCD, तो दो विकर्ण में से एक विकर्ण का माप आपका दे दिया है कितना, 24। तो मान लेते हैं कि वह वाला विकर्ण यही है, तो यह 24 है। तो यहां से यहां तक 24 है, तो आधा कितना होगा, आधा तो 12 ही होगा ना। तो आधा मतलब यहां से यहां तक 12 निकल गया। अब एक बात आप देखो कि हमने आपसे क्या कहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटता है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 12, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह हो गया आपका कर्ण। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यह कर्ण हो गया, यह आपका लंब या आधार में से कुछ भी है। और यहाँ पे मान लेते हैं लंब, तो हमें क्या निकालना है, आधार। अगर हम आधार निकाल लेते हैं तो इस समकोण का तीसरा साइड निकल जाएगा। तो कर्ण 13 है, तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट कर दे तो हमारा आधार निकल जाएगा। तो 169 में से 44 माइनस करिएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। यानी यह साइड आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब देखिए कि आधा विकर्ण आप ट्रिपलेट की मदद से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे 13 है, 12 है, तो यह साइड आपका 5 ही होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे अगर इस पूरे विकर्ण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 12 यानी पूरा विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण यहां से यहां तक 5 यानी पूरा विकर्ण आपका 10 हो जाएगा। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण, जिसको हम D1 से डिनोट करेंगे, गुने दूसरा विकर्ण यानी कि D2। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण का लंबाई क्या है, पहला विकर्ण का लंबाई तो क्वेश्चन में दे ही रखा था 24। दूसरे विकर्ण का लंबाई कितना निकाले हैं, दूसरे विकर्ण का आधा 5 है, यानी पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सोल्व करिए, 2 से काटिएगा 12, 12 गुने 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, इस समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग विकर्णों का उपयोग करते हैं। और विकर्ण क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। मेन कॉन्सेप्ट यही समझना था कि समचतुर्भुज के भुजा और इसके विकर्ण में रिलेशन क्या होता है, कि भुजा जो है, जब यह त्रिभुज बनेगा तो जो भुजा होता है वह आपका कर्ण, समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे काटता है, तो यह हो जाता है कर्ण। इसमें से एक विकर्ण का आधा लंब, दूसरे विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यह 24, तो यह 12, यह 13, यह 13 12, तो यह साइड 5 हो जाएगा। मतलब कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से यह आपका आधार है, लेकिन पूरे के लिए यह क्या है, आपका विकर्ण के आधा है। पूरा विकर्ण आपका 10 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 और 15। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यही तो होगा। और दोनों विकर्ण का लंबाई दे रखा है, सीधे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 15 छक्के 90, तो 90 अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर यही इसका क्षेत्रफल होगा। विकल्प सी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। आप इसको कह सकते हैं दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, यह आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। पिछला में हम लोग विकर्ण निकाले थे, इस बार विकर्ण दे रखा है। आगे देखिए, बोला है एक त्रिभुज का यहाँ पे जो है तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे रखा है, 2 5 3 9 और 4 1। हमें बताना है इसका केंद्रक। तो केंद्रक कैसे निकालते हैं, देखिए इस त्रिभुज का जो आपका यहाँ पे यह क्या है, 2 5 है ना, तो इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको x3 y3 बोलते हैं। यानी x1 y1 हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले x का मान फिर y का मान। तो 3 बार दे रखा है, मतलब तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यह हो गया x1, यह y1, यह x2, यह y2, यह x3, यह y3। जब भी केंद्रक निकालना होगा तो केंद्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करेंगे। तो 2 और 3 5 और 4 9, 9/3 करेंगे, कितना हो जाएगा केंद्रक, 3 हो जाएगा। केंद्रक के का जो x कोऑर्डिनेट है वह 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालिए, 5 और 9 14 और 1 15, 15/3 कितना होगा, 5। यानी केंद्रक जो है वह आपका 3,5। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या करते हैं हम लोग, y3/3 करते हैं, दूसरा यहां से निकलेगा। तो केंद्रक जब भी निकालना होगा तो हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करना देखिए एक छोटा सा काम है, यहाँ पे 1 और 0 है। आगे चलिए, आगे क्या है आपका, -1 और 0। तो माइनस क्या है आपका, -1, 0 और आगे है आपका 0,1। यह किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, नियामक है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो जब भी क्षेत्रफल निकालना हो गौर से समझिएगा, हमें क्या करना है, इस तीनों में से किसी एक को जीरो बना देना है। अब जीरो बनाने के लिए आप x के मान में कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, y के मान में कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी एक को जीरो बना लीजिए जो भी आसान लगे। तो आइए हम इसको जीरो बनाते हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, जो x का मान है उसमें +1 करना पड़ेगा, और y के मान में कुछ करना है नहीं, y के मान में कुछ नहीं करना है। अगर केवल x के मान में आप +1 कर देते हैं तो यह जीरो हो जाएगा। अब जिसको जीरो बना दिए उसको छोड़ दीजिए। बाकी में चलिए क्या करना पड़ा, x के मान में +1, तो यहां देख लीजिए, यहां भी जो x है उसके मान में +1 करिए, तो 1 + 1 2, और y के मान में कुछ नहीं करना है तो 2,0 हो गया। इसमें देख लीजिए x के मान में +1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और यह आपका 1, y का मान जो है वैसे ही छोड़ दीजिए। क्लियर। चलिए x के मान में +1 करने पर क्या होता है, तीनों शीर्ष में तीनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है। अब जो करने पर 0 हुआ बाकी दोनों में वही करिए। तो x के मान में +1 करने पर 0 आया, तो इसके भी x के मान में, यानी पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान, इसके भी x के मान में +1 करेंगे, y को कुछ नहीं करना है, यहाँ भी x के मान में +1 करेंगे, y को कुछ नहीं करना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ करिए, तो 2 में 1 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 2। अब लिखिए माइनस, दोनों भीतर वाले का गुना एक साथ करिए, 0 में 1 से गुना करिएगा, कितना होगा 0, और बट्टा 2, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 2 बट्टा 2 यानी कि 1 यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट जो है यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ माइनस में भी आएगा फिर भी मेंशन नहीं करिएगा, जो आंसर आपका होगा, मान लीजिए यहाँ -1 आ गया, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, +1 ही होगा, क्षेत्रफल है। आगे सवाल नंबर 7 पे आइए। यहाँ बोला है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और 30 और 35 के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वह मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरा से 30 किलोमीटर अधिक चला। अब यह जो क्वेश्चन है वो आपका कंपैरिजन का है। एक का स्पीड देखिए तो कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यह 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर। और दूसरा का स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 35 किलोमीटर। यानी पहला जितना समय में 30, दूसरा उतना समय में 35। अनुपात में वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 5 से काटिएगा, 6 पंचे 30, 5 सते 35, यानी यह जितने समय में 6 किलोमीटर, दूसरा जो है उतने ही समय में 7 किलोमीटर। अब गौर से एक चीज देखिए क्या बोला है, एक रेलगाड़ी दूसरा से 30 किलोमीटर अधिक चला। अनुपात में देखिए तो एक दूसरा से कितना अधिक चला है, 1, जबकि वास्तव में 30, यानी 30 किलोमीटर जो है वो आपका अनुपात 1 का मान है। 30 किलोमीटर क्या है आपका, 30 किलोमीटर जो है वो आपका अनुपात 1 का मान, 1 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान यहाँ से निकल गया। हमें बताना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कुल दूरी। तो कुल दूरी मतलब दोनों मिलकर जितना दूरी तय करेगा वही कुल दूरी होगा ना, मतलब अनुपात 13 का मान, तो 13 से गुना, 13 या 39 यानी कि 390 किलोमीटर। यह आपका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी। जितने समय में यह 30 उतने समय में यह 35, यानी जितने समय में यह 6 उतने समय में यह 7। अब बोला है कि एक दूसरा से जो है 30 किलोमीटर अधिक चलता है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही अधिक चलेगा ना। अनुपात में कितना अधिक चल रहा है, अनुपात 1, जबकि वास्तव में 30, तो 30 अनुपात 1 का मान है, 1 से भाग कर दिया, अनुपात 1 का मान निकल गया। कुल दूरी बताना है तो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो दोनों मिलकर जितना दूरी तय करेगा वही कुल दूरी होगा, मतलब अनुपात 13 का मान हमें बताना है। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई। जब भी क्वेश्चन आपका क्रॉसिंग का रहे, किसका रहे, क्रॉसिंग का, कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वहां पे फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं क्रॉसिंग टाइम का। और क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है, बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। अब यह होता क्या है रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी, तो 2 रेलगाड़ी का जो अपना अपना लंबाई होता है, दोनों के लंबाई के बदले जो एक लंबाई लेते हैं, जो एक दूरी लेते हैं, वह रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है, और दोनों के चाल के बदले में जो एक चाल लेते हैं वह रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें देख लीजिए, पार करने में लगा समय क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेकेंड। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार किया, 10 सेकेंड में। यह सेकेंड के रूप में है, तो बाकी जो भी डाटा हमें मिलेगा उसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगर दूरी है तो मीटर में, और अगर चाल है तो मीटर पर सेकेंड में। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है जो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो एक रेलगाड़ी का लंबाई 250, एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 250, दूसरा का लंबाई हम मान लेते हैं x, दूसरा का ही लंबाई पूछा है, यह हो गया आपका रिलेटिव डिस्टेंस। जो 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो एक रेलगाड़ी का लंबाई 250, दूसरा का लंबाई नहीं पता है, वह पूछ ही रहा है तो उसको हम x मान लिए, बट रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमें सोचना होता है कि अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो
तो उसके चाल को हम लोग घटा के लिखते हैं, यह इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है। और जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत में होगा तो उसके चाल को हम लोग जोड़ते हैं, वह आपका रिलेटिव वेलोसिटी। तो बोला रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से, मतलब एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे तो 100 में 62 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 162। और ये जो 162 है वह आपका किलोमीटर, यहाँ देखिए स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो बस इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए, बाकी यूनिट का आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। किलोमीटर पर आवर, इसमें 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड, यह मीटर में था यह सेकेंड में था। इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 18 से काटिएगा, 18 नमा 162, 9 गुने 5 45, 45 में 10 से गुना करिएगा, इधर आपका कितना हो गया 450, बराबर इधर बच रहा है 250 प्लस x। अगर आपसे x का मान पूछा जाए तो प्लस 250, इधर आके 450 में से घटेगा तो 200, 200 वैल्यू किसका हो गया x का हो गया। 200 क्या माने थे, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई। तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई आपका क्या होगा, यही आपका 200 मीटर हो जाएगा। जो भी इसमें पूछ ले, आपसे पूछ ले कि कितने समय में पार करेगा, वह भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल बताइए क्या होगा, उसको भी निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक का चाल पूछे या दूरी पूछे या पार करने में लगा समय पूछे, सब कुछ हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ पे एक सीरीज है 16, 32, 64, 128, इस क्रम में 11वां अंक क्या होगा। तो यह जो सीरीज है ना, इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है, एनवा टर्म पूछा गया है। तो जब भी एनवा टर्म निकालना होगा तो एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर -1। कब, जब डाटा जीपी में रहता है, इन जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर डाटा आपका गुणोत्तर श्रेणी में है तब इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग एनवा टर्म निकालते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा एपी में है कि जीपी में, तो दो लगातार पदों के बीच में एक समान अंतर हो तो मामला आपका एपी का होता है। जैसे हम लिखेंगे 7, यहाँ पे 11, यह 15, 19, इसको जरा गौर से देखिए, दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखिए कितना का, 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, एक समान अंतर है, इसलिए इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समान अंतर रहने पर समानांतर श्रेणी। यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 का गैप, यहाँ 32 का गैप, यहाँ 64 का गैप, यानी गौर से देखिएगा तो पता चलेगा गुणात्मक वृद्धि। देखिए 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो जितना गुना का वृद्धि होता है यही आर का मान हो जाता है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया 2। आर का वैल्यू निकालने का एक और तरीका क्या है कि दूसरे पद में पहले से भाग करिए, 32/16 2 हो जाएगा, तीसरे में दूसरा से भाग करिए, 64/32 करिएगा 2 आ जाएगा। तो आर का मान इस तरीके से निकाल लेते हैं। ए का मतलब होता है पहला पद, तो ए का मान क्या होगा, पहला पद आपका 16 हो गया। सोल्व करिए, हमें क्या बताना है 11वां पद यानी T11। तो ए के जगह हम क्या रखेंगे 16 इंटू आर के जगह क्या लेंगे 2 लेंगे इंटू n-1। तो 11वां पद निकालना है ना, तो n का मान 11, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 16 गुने 2 का पावर 10 कितना होता है 1024। इसको कैसे निकालेंगे, 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10 बार में 1024। 1024 में 16 से गुना करिए, 16 चौके 64, 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 38, 8 हासिल 3, 16 गुने 10 160 और 3 163, यानी 163 84। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी। अगर कभी भी गुणोत्तर श्रेणी में यह पता करना हो कि एनवा टर्म क्या होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू आर टू द पावर n-1। और समानांतर श्रेणी की अगर बात होगा, किसका बात होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, तो यहाँ पे एनवा टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब जो भी टर्म निकालना होगा, a मतलब पहला पद और d का मतलब डिफरेंस। इसमें देख लीजिए कितना का डिफरेंस 4 का, यहाँ कितना का डिफरेंस 4 का। तो इससे हम लोग निकालते हैं समानांतर श्रेणी का एनवा टर्म और इससे निकालते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म। पहचान क्या हो गया, समानांतर श्रेणी में समान अंतर होगा और गुणोत्तर श्रेणी में गुणात्मक अंतर होगा, गुणा में वृद्धि होता जाएगा। अगला देख लीजिए, इसका हमें बताना है मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा यानी कि माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 11 7 18, 18 और 10 28, 28 और 13 कितना होगा 41, 41 और 9 50। आंकड़ों का योग हो गया आपका 50 और आंकड़ों का संख्या 5, 50/5 कितना होगा 10। इस डाटा को बस आप देखिएगा और पता लग जाएगा कि इसका माध्य क्या होगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन निकाल लिए। अब यहां से देख लीजिए, यहां से अब क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए,
पहले हम लोग इसका निकालेंगे प्रसरण। क्या निकालेंगे? प्रसरण निकालेंगे, तो यानी वेरियांस। प्रसरण निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आप माध्य निकाले हैं बारी बारी से इसमें से सभी नंबर को घटाइए, पांचों नंबर को घटाइए और उसका स्क्वायर करिए। तो 10 में से 11 घटाइएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 10 में से 11 घटाइएगा -1 और माइनस वाला का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि हर बार स्क्वायर करना है। 10 में से 7 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। 10 में से 13 घटाइए -3, -3 का भी स्क्वायर +9 होगा। 10 में से 9 घटाइए 1, कोई छूट गया क्या? 10 में से 11 1, 10 में से हाँ 1 छूट गया यहाँ पे। 10 में से 10 घटाएंगे कितना? 0, 0 का स्क्वायर 0। और 10 में से 13 घटाएंगे 3, -3 का स्क्वायर +9। आगे देख लीजिए 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 10 में से इसको घटाएंगे 1, -1 का स्क्वायर +1। सिर्फ अंतर देखिए ना, 10 और 7 में 3 का अंतर, 3 का स्क्वायर 9। 10 और 10 में 0 का अंतर, 0 का स्क्वायर 0। 10 और 13 में 3 का अंतर, 3 का स्क्वायर 9। 10 और 9 में 1 का अंतर 1। बट्टा में देख लीजिए 5 नंबर है तो 5 से फिर से भाग करेंगे। 9 1 10, 9 19 और 1 20, 20/5 यानी कितना हो गया? 4। 4 क्या है आपका? प्रसरण। और हमें क्या निकालना है? मानक विचलन। इन दोनों में संबंध क्या होता है? प्रसरण और मानक विचलन में मानक विचलन जो होता है यह रूट अंडर प्रसरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अंडर रूट प्रसरण के बराबर। तो प्रसरण आपका क्या है? 4। 4 का रूट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन केवल पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है, यानी +- 2 नहीं लेना है। तो आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। जब भी आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रूट अंडर प्रसरण। और प्रसरण कैसे निकालेंगे? कुछ ऐसे निकालेंगे। तो यह सबसे आसान तरीका है मानक विचलन निकालने का जब डाटा देगा। लेकिन जनरली प्रसरण देकर के यह पूछता है तो रूट अंडर प्रसरण कर देंगे। और अगर मान लीजिए मानक विचलन देकर के यह पूछे तो हम क्या करेंगे? रूट हटाएंगे तो स्क्वायर होगा। यानी मानक विचलन का स्क्वायर ही प्रसरण होता है और प्रसरण का वर्गमूल ही क्या होता है? मानक विचलन होता है।